हेलो गाइस, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आईडीडी यानी बौद्धिक दिव्यांगता का विशेष शिक्षक हूं। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनका पेपर नंबर 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पास होना तो सब पेपर्स में ज़रूरी है, लेकिन पेपर नंबर 9 मैं पढ़ा रहा हूँ। एक दिन आप लोगों को बताया हूँ। ये इस पेपर में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ध्यान देंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ जाएंगे। आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, आप लोगों को तो पता हो गया होगा लगभग। और हम देख रहे हैं कि लगभग सारे लोग पास ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका फर्स्ट पेपर में क्रॉस हुआ है, बाकी पेपर में वो पास हो गए हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता का परिचय इस पेपर में कुछ लोगों का क्रॉस हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया गया था। सभी दिव्यांगता के बारे में अलग अलग, अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो डाल चुका हूं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पेपर में कैसे उन लोगों का क्रॉस हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, लापरवाही मत करिए। और आशा है कि सेकेंड ईयर में सभी लोग अच्छे नंबर से पास करेंगे। इसमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों के पास कम से कम 10 महीने का समय, क्योंकि जून से तो पहले एग्ज़ाम होने का कोई संभावना नहीं है। 9-10 महीना आपके पास काफ़ी हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। आज इस चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा व्यवहार थेरेपी क्या है, समस्या व्यवहार का प्रबंधन, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी और सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप समर्थन। सकारात्मक व्यवहार क्या है? सभी व्यवहारों की तरह एक कार्य करता है। आमतौर पर इनमें से एक, ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी इच्छित वस्तु या गतिविधि तक पहुंचने के लिए, किसी अवांछित कार्य से बचने के लिए, संवेदी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। समस्यात्मक व्यवहार क्या है? आपके बच्चे के लिए कुछ रीजन भी हो सकते हैं, जैसे दिनचर्या और रीति रिवाज। ASD वाले बच्चे अक्सर पूर्वानुमानित वातावरण पसंद करते हैं। ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और अगर उनकी परिचित दिनचर्या टूट जाती है तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो पूर्वानुमानित जो उनकी दिनचर्या है उसी के अनुसार वो फॉलो करते हैं। अगर उसमें कोई बाधा आती है तो बहुत हेजिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर आप स्कूल से घर आने के लिए अपना रास्ता बदलते हैं तो आपका बच्चा परेशान हो सकता है। आपका बच्चा शायद यह समझ न पाए कि एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि पर जाने का समय आ गया है, या फिर आमतौर पर विकसित होते बच्चों की तरह आपका बच्चा भी
ऐसा करना न चाहे। एचडी वाले बच्चों में अक्सर संवेदनशीलता होती है और उन्हें विशेष सतहों या वस्तुओं को महसूस करना या छूना पसंद हो सकता है। अगर उन्हें छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो बच्चा परेशान हो सकता है। यदि उस बच्चे के पास आसपास शोर हो रहा हो तो भी वो परेशान हो सकता है। सभी बच्चों की तरह एचडी से पीड़ित बच्चा निराश हो सकता है। कब? जबकि उसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए जिसके लिए उसके पास कौशल नहीं है। जो कौशल वह नहीं जानता है उस कौशल को करने को कहा जाएगा तो बच्चा परेशान हो सकता है। ये एचडी वाले बच्चों की नींद की समस्या होती है। इनकी त्वचा पर कपड़े का स्पर्श, चुभने वाला लेबल, गीली पैंट, कोई गांठ या दर्द जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। और इनका व्यवहार चिकित्सकीय हो सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। व्यवहारिक हस्तक्षेप क्या है? इसको स्थापित उपचार माना जाता है। उनसे सामान्य कामकाज की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जैसे सामान्य बच्चा कोई कार्य करता है, एचडी ग्रसित बच्चा उस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। उनके लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। ईवर लेवास और उनके सहकर्मियों ने 1960 में एक गहन व्यवहारिक हस्तक्षेपों में से एक एप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस का बीड़ा उठाया, जो वांछनीय व्यवहारों को सुदृढ़ करने का काम करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीकें क्या है? सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर आपकी समस्याओं का प्रबंधन करने में आपकी मदद कर सकती है। यह कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम सीबीटी तकनीकों का उपयोग करके व्यक्तियों को उनके पैटर्न और विश्वासों को चुनौती देने में मदद करते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी क्या है? इसकी उत्पत्ति 20वीं सदी में हुई थी। 1960 में जैसे आप लोगों को बताया गया कि संज्ञानात्मक थेरेपी का विकास किया गया। विभिन्न मानसिक विकारों के उपचार में कई नैदानिक अध्ययनों द्वारा उनकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया। एलन बेक को संज्ञानात्मक थेरेपी का जनक माना जाता है और उनका ध्यान शुरू में अवसाद के लक्षित उपचार पर था। उनका ध्यान कहाँ पे था कि जो अवसाद से ग्रसित लोग हैं उनके थेरेपी पे वो कार्य कर रहे थे। उनका मानना था कि अवसाद में विचारों की विकृति होती है जो मुख्य रूप से स्वयं की नकारात्मक धारणा, पर्यावरण की नकारात्मक व्याख्या और भविष्य में नकारात्मक अपेक्षाओं पर केंद्रित होती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की उच्च प्रभावकारिता अवसाद, सामान्यीकृत चिंता विकार, सामाजिक भय, अभिघातजन्य तनाव विकार और बच्चों में अवसादग्रस्तता और चिंता विकारों के उपचार में प्रदर्शित होती है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन में क्या क्या शामिल है? चिकित्सक क्या करता है? रोगी विघटनकारी सोच पैटर्न को बदलने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसमें व्यवहार सक्रियण शामिल है, जिसमें रोगी आनंददायक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाधाओं को दूर करना सीखते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार परिवर्तन में क्या किया जाता है कि ऐसी गतिविधि कराई जाती है कि जो पीड़ित बच्चा है उसको भी आनंदित हो, ऐसा नहीं कि उसको बोझ लगे। साथ ही यह विशिष्ट वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है और यह समय सीमित, आर्थिक और लक्ष्य उन्मुख है। यह व्यक्तिगत या समूहों में किया जाता है। इसके लिए टाइम ज्यादा नहीं रखा जाता है। इसके लिए टाइम की गणना कम किया जाता है। सीबीटी का महत्वपूर्ण कदम क्या है? महत्वपूर्ण व्यवहारों की पहचान करेंगे,
निर्धारित करेंगे कि आलोचनात्मक व्यवहार अतिशीलता है या कमी है। आवृत्ति, अवधि या तीव्रता के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारों का मूल्यांकन करेंगे। यदि अधिकता हो तो व्यवहार की आवृत्ति, अवधि या तीव्रता को कम करने का प्रयास करेंगे, और यदि कमी हो तो व्यवहार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सीबीटी इस अवधारणा पर आधारित है कि आपके विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं और क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और नकारात्मक विचार और भावनाएं आपको एक दुष्चक्र में फंसा सकती है। सीबीटी में समस्याओं को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? परिस्थितियां, विचार, भावनाएं, शारीरिक अनुभूतियां और क्रियाएं। इन 5 क्षेत्रों को आपस में जोड़ने और इनको प्रभावित करने की अवधारणा पर आधारित है। जैसे कि किसी खास स्थिति के बारे में आपके विचार अक्सर इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से कैसा महसूस करते हैं, साथ ही आपकी प्रतिक्रिया में कैसा कार्य करते हैं। सीबीटी सत्र के दौरान क्या होता है? यह सप्ताह में एक बार या हर 2 सप्ताह में एक बार चिकित्सक के साथ सत्र लेना होगा। सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में भी एक बार हो सकता है। उपचार का कोर्स आमतौर पर 5 से 20 सत्रों के बीच चलता है, जिसमें प्रत्येक सत्र जो होता है 30 से 60 मिनट के बीच का होता है। सत्रों के दौरान अपने चिकित्सक के साथ मिलकर के अपनी समस्याओं को अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे, जैसे कि आपके विचार, शारीरिक भावनाएं और क्रियाएं। एक दूसरे पर और आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर आपका चिकित्सक आपको यह पता लगाने में मदद कर सकेगा कि बेकार विचारों और व्यवहारों को कैसे बदला जाए। पता लगाने के बाद कि आप क्या बदलाव कर सकते हैं, आपका चिकित्सक आपसे इन बदलावों का अभ्यास करने के लिए कहेगा। आपको अपनी समस्याओं को प्रतिबंधित करने और उनका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से रोकने में मदद मिलेगी। सीबीटी किस प्रकार भिन्न है? यह विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है और उन्हें हल करने का प्रयास करता है। व्यवहारिकता में यह समस्याओं को पहचान और उसको हल कराता है। अत्यधिक संरचित होता है। अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करने के बजाय आप और आपका चिकित्सक विशिष्ट कम समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आपके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सहयोगात्मक क्या है? आपका चिकित्सक आपको यह नहीं बताएगा कि क्या करना है, वह है आपकी वर्तमान कठिनाइयों का समाधान खोजने के लिए आपके साथ काम करेगा और आपके मुद्दों को हल करने के बजाय उसको कम करेगा। सीबीटी के उपयोग क्या है? सीबीटी के कई अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज का एक प्रभावी तरीका सिखाया गया है। अवसाद या चिंता विकारों के अलावा सीबीटी निम्नलिखित से पीड़ित लोगों की मदद भी कर सकता है, जैसे जुनूनी बाध्यकारी विकार, ओसीडी, आतंक विचार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबिया, खाने संबंधी विकार जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, नींद संबंधी समस्याएं जैसे शराब के दुरुपयोग से संबंधित और निद्रा की समस्याएं। इन से पीड़ित लोगों को सीबीटी के माध्यम से हम मदद पहुंचा सकते हैं, जिनमें जुनूनी बाध्यकारी विकार हो, आतंकी विचार हो या खाने संबंधी विकार हो, फोबिया हो। सीबीटी के पक्ष और विपक्ष क्या है?
यह उन मामलों में मददगार हो सकता है जहां अकेले दवा काम नहीं करती है, क्योंकि दवा के साथ साथ आपको थेरेपी यहां पे दी जाती है। इसे अन्य वार्तालाप चिकित्सा की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय में पूरा किया जा सकता है। सीबीटी की अत्यधिक संरचित प्रकृति का अर्थ है इसे विभिन्न प्रारूपों में प्रदान किया जा सकता है, जिसमें समूह, स्व सहायता पुस्तकें और कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल हैं। यह आपको उपयोगी और व्यवहारिक रणनीतियां सिखाता है जिनका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा सकता है, उपचार समाप्ति होने के बाद भी। नुकसान क्या है? इस प्रक्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को इसके लिए प्रतिबद्ध करना होगा और सत्रों के बीच कोई भी अतिरिक्त कार्य करना आपका बहुत समय ले सकता है। यह जटिल मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं या सीखने की कठिनाइयों वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए संरचित सत्रों की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं और चिंताओं का सामना करना शामिल है। आपका भावनात्मक रूप से असहजता का अनुभव हो रहा है तो वहां पर यह नुकसान करेगा। यह व्यक्ति की खुद को बदलने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहार थेरेपी में, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में आपको क्या है कि खुद से व्यवहार बदलने के लिए बाध्यकारी किया जाता है। यह सिस्टम परिवारों में किसी भी व्यापक समस्या को संबंधित नहीं करता है, जिसका अक्सर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सीबीटी केवल वर्तमान समस्याओं को संबोधित करता है और विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के संभावित अंतर्निहित कारणों को संबोधित नहीं करता है, जैसे कि दुखी बचपन। सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप रणनीतियां क्या है? पीबीआईएस एक सक्रिय दृष्टिकोण है जिसका उपयोग स्कूल सुरक्षा में सुधार और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। पीबीआईएस का ध्यान जो है रोकथाम पर है, न कि सजा पर। पीबीआईएस का क्या दृष्टिकोण है? इसका उपयोग स्कूल सुरक्षा में सुधार और सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। इसका पीबीआईएस का फुल फॉर्म क्या होगा? पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट्स, यानी कि सकारात्मक व्यवहार रणनीतियां। पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट्स। अपने मूल में पीबीआईएस स्कूलों से छात्रों को सकारात्मक व्यवहार की रणनीतियां सिखाने का आह्वान करता है, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी अन्य विषय के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ना या गणित। पीबीआईएस का उपयोग करने वाले स्कूलों में सभी छात्र सकारात्मक व्यवहार के बारे में सीखते हैं। इनमें आईईपी और 504 योजनाओं वाले बच्चे भी शामिल हैं। पीबीआईएस मानता है कि छात्र तभी व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं जब उन्हें पता हो कि अपेक्षाएं क्या हैं। हर कोई सीखता है कि उचित व्यवहार क्या माना जाता है और वे इसके बारे में बात करने के लिए एक आम भाषा का उपयोग करते हैं। पूरे स्कूल के दिन, कक्षा में, दोपहर के भोजन पर और बस में छात्र समझते हैं कि उनसे क्या अपेक्षित है। पीबीआईएस से छात्रों का व्यवहार बेहतर होता है और
इसका उपयोग करने वाले छात्रों को कम हिरासत में लिया जाता है और उन्हें निलंबित किया जाता है। वे बेहतर ग्रेड भी अर्जित कर सकते हैं। और इससे क्या है कि छात्रों में बदमाशी कम हो सकती है। इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? छात्र विभिन्न स्थितियों के लिए व्यवहार अपेक्षाओं को सीख सकते हैं। विद्यालय स्पष्ट अनुदेश के माध्यम से अपेक्षित व्यवहार सिखाते हैं, जिनमें छात्रों को व्यवहार का अभ्यास करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। समय रहते कदम उठाने से अधिक गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं को रोका जा सकता है। प्रत्येक छात्र अलग होता है, इसीलिए स्कूलों को कई प्रकार के व्यवहार समर्थन देने की आवश्यकता होती है। स्कूलों में व्यवहार की शिक्षा किस प्रकार दी जाए, यह शोध और विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। छात्र के व्यवहार की प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। स्कूल व्यवहार हस्तक्षेप में निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। स्कूल स्टाफ के सदस्य अपेक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करने और दुर्व्यवहार को हतोत्साहित करने में एक रूपता रखते हैं। अधिकांश पीबीआईएस कार्यक्रम छात्रों और स्कूल स्टाफ के लिए समर्थन के 3 स्तर स्थापित करते हैं। कौन कौन से है? टियर 1 में क्या है? सभी के लिए सार्वभौमिक स्कूल व्यापी व्यवस्था, यानी स्कूल में सभी छात्र बुनियादी व्यवहार अपेक्षाएं सीखते हैं, जैसे सम्मान और दयालुता। स्कूल स्टाफ अच्छे व्यवहार के लिए छात्रों को पहचानता है और उनकी प्रशंसा करता है। कभी कभी वे बच्चों को पहचानने के लिए टोकन या पुरस्कार जैसे छोटे पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। टियर 2 में क्या है? संघर्षरत छात्रों के लिए अतिरिक्त लक्षित सहायता। कुछ बच्चों को व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं के साथ कठिन समय लगता है। स्कूल इन बच्चों को साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप और निर्देश देता है। उदाहरण के लिए कुछ छात्र सामाजिक संपर्कों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। टियर 2 रणनीति उन्हें पढ़ने और स्थितियों पर प्रतिक्रिया कराने का तरीका सिखाने में मदद के लिए सामाजिक सोच सहायता प्रदान कर सकती है। और टियर 3 में क्या है कि व्यक्तिगत छात्रों के लिए गहन सहायता की जाती है। यह उन छात्रों के लिए है जिन्हें निरंतर व्यवहार संबंधी चिंताओं के कारण व्यक्तिगत सहायता और सेवाओं की आवश्यकता है। आईईपी या 504 योजनाओं वाले छात्र किसी भी स्तर पर हो सकते हैं। पीबीआईएस का उपयोग करने वाले छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईईपी टीमें इस बात पर स्पष्ट है कि पीबीआईएस के स्तर आईईपी और 504 योजनाओं के साथ कैसे ओवरलैप होते हैं। पीबीआईएस छात्रों के लिए समर्थन के बढ़ते स्तरों का उपयोग करता है। यह हस्तक्षेप आरटीआई के प्रति प्रतिक्रिया जैसे अन्य स्तरीय दृष्टिकोणों के समान है। आईईपी के बारे में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है फर्स्ट ईयर्स में। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, जो कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए काफी आवश्यक है। ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं आईईपी प्रोग्राम्स, जिसे उन बच्चों के बारे में हम जानकारी डेटा कलेक्ट करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और अलग अलग बच्चों में अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो उसी पर आधारित ये पीबीआईएस कार्यक्रम है। पहला है सभी के लिए सार्वभौमिक स्कूल व्यवस्था, दूसरा है संघर्ष छात्रों के लिए अतिरिक्त और लक्षित सहायता, और तीसरा है व्यक्तिगत छात्रों के लिए गहन सहायता। तो ये रहा नैदानिक उपचार का संज्ञानात्मक और व्यवहार थेरेपी।
अब आगे के चैप्टर, आगे के इसमें पार्ट में आप लोगों को व्यवसायिक चिकित्सा और परिभाषा, उद्देश्य, दायरा और इसके बारे में बताया जाएगा। आज के चैप्टर में बस इतना है। और इसके बाद आप लोगों के सामने इसी से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस, एम्स मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है। ये आपके सामने है। व्यवहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान, अवांछित व्यवहार को कम करना और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना, मानसिक विकारों का उपचार या दवाओं का उपचार। अभी आप लोगों को बताया गया कि व्यवहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवांछित व्यवहार को कम करना, उसको हटाना, और जो पॉजिटिव व्यवहार है उसको बढ़ाना। तो इसका सही आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। दूसरा है, क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत किसने विकसित किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, इवान पावलोव, B.F. स्किनर या कार्ल रोजर्स? इसका भी सही आंसर होगा बी, इवान पावलोव। तीसरा है, V.F. स्किनर ने किस प्रकार की कंडीशनिंग का प्रस्ताव दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, संज्ञानात्मक कंडीशनिंग या अवचेतन कंडीशनिंग? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीटेट का जो बाल शिक्षा और मनोविज्ञान साइकोलॉजी वाला आता है, वो सब में ये क्वेश्चन रहेगा। चौथा है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? दंड का प्रभाव, अवांछित परिणामों को रोकने के लिए व्यवहार को बढ़ावा देना, सकारात्मक पुरस्कार या गलत व्यवहार को बढ़ावा देना। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इसमें हम बी को सही रख सकते हैं, अवांछित परिणामों को रोकने के लिए व्यवहार को बढ़ावा देना। व्यवहार चिकित्सा में कौन सी तकनीकी का उपयोग भय को कम करने के लिए किया जाता है? अभ्यस्तीकरण, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, अवबोधन या प्रतिशोधन? इसका सही उत्तर होगा बी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में किसका उपयोग किया जाता है? फोबिया को बढ़ाना, आराम करने की तकनीकी और क्रमबद्ध प्रदर्शन, दंड का उपयोग या त्वरित परिणाम प्राप्त करना? इसका सही आंसर होगा बी, आराम करने की तकनीकी और क्रमबद्ध प्रदर्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वाग्रह क्या है? सही व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कार देना, परिणाम की पूर्वानुमानित संभावना की गलत व्याख्या, व्यवहार को नियंत्रित करना या अवांछित व्यवहार को खत्म करना? इसका सही आंसर होगा बी,
परिणाम की पूर्वानुमानित संभावना की गलत व्याख्या करना। 8वां नंबर है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि सीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विचारों और भावनाओं को बदलना, केवल भावनाओं को बदलना, केवल विचारों को बदलना, शारीरिक समस्याओं का उपचार करना। अभी आपको बताया गया सीबीटी के बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी आज आप इसका उद्देश्य ही पढ़े हैं। तो विचारों और भावनाओं को बदलना, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें अवांछित व्यवहारों को बदला जाता है। बिहेवियरल थेरेपी में कौन सा कदम पहले आता है? लक्ष्य निर्धारित करना, समस्या की पहचान करना, उपचार योजना बनाना या परिणाम का मूल्यांकन करना। पहले क्या आता है बिहेवियर थेरेपी में? तो सबसे पहले आएगा समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान करेंगे तभी लक्ष्य निर्धारित करेंगे और तभी उसका उपचार योजना बनाएंगे, उपचारित करेंगे, तब परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। टोकन इकोनॉमी किस प्रकार की तकनीक है? सकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव पुनर्बलन, तटस्थ पुनर्बलन या संज्ञानात्मक? टोकन पुरस्कार दिया जाता है बच्चों को, यह है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर्स का कोई भी एग्जाम देंगे वहां पे ये क्वेश्चन आपके साथ रहेंगे। और आप इस डीएड स्पेशल के साथ साथ बीएसटीसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो लगभग आप 75% सीटेट का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको इंग्लिश अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि इंग्लिश भी आता है। हिंदी आपको पढ़ाया ही जाएगा, बाल शिक्षा और मनोविज्ञान पढ़ाया ही जाएगा, और जीके करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना होगा। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस काफी उपयोगी हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अंत तक वीडियो देखिए। आज के चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।